बांग्लादेश के 50 ईयर में वहां की आजादी के 50वें सालगिरह पर आज हम आपसे मुखातिब हुए हैं। ढाका से वहां के प्रेस काउंसिल के फॉर्मर मेंबर बुलबुल एहसान ने ज्वाइन किया है और बांग्लादेश के निर्माण के समय और निर्माण के प्रोसेस के दौरान ढाका में उपस्थित भारतीय पत्रकार श्री राम शरण जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीके चेरियन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आपका स्वागत है। 50 साल पहले की घटनाएं आपको रोमांचित करती होंगी और 9 महीने तक खूनी संघर्ष के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ। इन 50 सालों में काफी उतार चढ़ाव आए और मैं महसूस करता हूं कि बांग्लादेश बीते 50 सालों में उसने तेजी से विकास किया है। भारत भी उस दिशा में काफी अग्रसर रहा है और आप जहां 50वें सालगिरह मना रहे हैं वहां हम अभी 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। हम दोनों एक एनिवर्सरी मना के दिन और में खड़े हैं और मैं समझता हूं कि आज के इस डिस्कशन में हम उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं ये चाहता हूं कि इसकी शुरुआत डिवीजन के दौरान, निर्माण के दौरान, बांग्लादेश के गठन के दौरान वहां की घटनाओं के साक्षी, गवाह और चश्मदीद रहे भारतीय पत्रकार श्री राम शरण जोशी इस वार्ता की शुरुआत करें। आपका स्वागत है जोशी। नमस्कार और आदाब, सलाम। सबसे पहले तो मैं मिस्टर एहसान को इस आज के इस मौके पर बधाई या उनका स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि कल 16 दिसंबर है और कल पूरे 50 साल उनका देश अपनी आजादी के पूरा कर लेगा। तो ये हम सबके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि इस लड़ाई में, इस मुक्ति संघर्ष में, यानी लिबरेशन वॉर में भारत का एक भूमिका रही है, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के बाहर भी। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैंने बांग्लादेश की उस प्रसव पीड़ा, जिसको अपन बोलते हैं लेबर पेन, उसको मैंने देखा, उसका मैं गवाह रहा, साक्षी रहा। मैंने अपने जीवन में 2 देशों को बनते देखा, सबसे पहले बांग्लादेश को और उसके बाद बहुत बाद में नामीबिया को जिस दिन आजाद किया था, मैं वहीं मौजूद था, विंडहूक में, जो कैपिटल। खैर, यहाँ चर्चा है बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश को मैंने कवर 3 चरणों में, 3 फेजेस में मैंने कवर किया। पहला फेज मेरा शुरू होता है मई 1971, जो कि सितंबर अक्टूबर तक चला जी। इसके बाद दूसरा फेज मेरा शुरू होता है दिसंबर 1971। उस समय मैंने जैसोर, खुलना, वो सेक्टर को मैंने कवर किया जी। और तीसरा मेरा शुरू होता है ढाका से, जो जब भारत ये पाकिस्तान की चंगुल से पूर्वी पाकिस्तान, तब का पूर्वी पाकिस्तान, और बाद में अमार सोनार बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना, उस 3 चरणों में मैंने कवर किया है। और जाहिर है इन 3 स्टेजेस की उनकी समय की यादें, स्मृतियां आज भी पूरी तरह से बिल्कुल जहन में, दिमाग में है। जोशी जी, मैं वीके चेयरमैन को बोलूं आगे इसको कंडक्ट करने के लिए। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा संक्षेप में कि जिस दिन ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस दिन वहां के माहौल के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। देखिए, इसका जो आजादी मिली वो 16 दिसंबर को ढाका में
पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, यानी पहले तो दो पाकिस्तान थे ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना वो आजाद हुआ। और उस समय पाकिस्तान के करीब करीब 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्म सरेंडर किया, जिसे अपन बोलते हैं सरेंडर बोलते हैं। और उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा उसको लीडरशिप दे रहे थे, और उधर के पाकिस्तान की तरफ से थे कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल नियाजी। तो नियाजी ने सबसे पहले अपनी पिस्टल रखी। मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं तो बाद में गया ढाका, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पिस्टल रखी। और इसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग कोने में जो आर्मी बिखरी हुई थी 90,000 से ज्यादा, उन्होंने एक साथ सरेंडर कर दिया और उनको गिरफ्तार करके, जिसको अपन बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी युद्ध बंदी, तो भारतीय सेना ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया और उनको ला करके भारत की विभिन्न जेलों में उनको बंद रखा। ये एक इसके साथ ही पटाक्षेप यानी युद्ध खत्म हो जाता है 16 दिसंबर 1971। तो बड़ा रोमांचक दिवस। ये चीज याद रखिए, आजादी के बाद भारत के लिए ये पहला मौका था जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि, एन हिस्टोरिक अचीवमेंट था भारत के लिए। तो इसको बहुत हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भारत, यानी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके नेतृत्व में भारत ने एक असंभव चीज को संभव कर दिखाया। निश्चित ही ऐसे मौके पर हम बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा हैं उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने एक अत्याचार के विरुद्ध एक स्वतंत्र बांग्लादेश को जन्म दिया। जी हाँ, बोलिए। जी, मिस्टर एहसान, congratulations. You must be very thrilled. You must be very happy of the historical day. How do you visualize after 50 years of independence? Yeah, Mr. Ahsan. Thank you, Mr. Rajiv. Thank you, Mr. Rajiv ji. My respect to Ram Sharan Joshi ji. It's a unique opportunity for me to connect you in this great day. We are celebrating the 50th anniversary. India have a world's largest democracy, our big neighbor, and today we pay our respect to all the materials who gave their life for the independence of Bangladesh, and we also pay respect to the Indian soldiers who come to shoulder fight against the Pakistani army and practically help us to get this victory. So it's a unique occasion for Bangladesh and India to celebrate. And this year, we are really privileged and honored that His Excellency Ramnath Kovind, the Honorable President of India, joined our 50th anniversary national program. So this is a great support and great admiration from the Indian side too. So as you asked, the 50 years of Bangladesh, it's a very ups and down history. It's not, if you just calculate the number, it's 50 years, but unfortunately the historical number is not the same, because in the 16th December of 1971, we liberated, we got the victory, we defeated the Pakistani army, and Bangladesh started a journey with the spirit of the liberation war. But unfortunately, within 3 years of time, the conspirator, those who supported the Pakistani, the collaborators, they come together and they killed our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in 1975. And unfortunately, when we calculate the number of 50th anniversary of Bangladesh, unfortunately, after the father of nation, Sheikh Mujibur Rahman, 21 years has gone under the control of the shadow Pakistani regime. Some of them are the uniformed, some of them are non-uniformed, some of them are
politicians, some of them are the bureaucrats. Unfortunately, they touch the spirit of the liberation war, which we owned in 1971, but after 75 killing, they took it, and we have lost 21 years from our history. So anyway, after 21 years, finally Bangladesh again come to the main spirit in Bangladesh, the spirit which we owned the victory in 1971. And if we just look through these 3 decades, I can say you will see that there are 2 types of development we can foresee. One, development in the political sector. The present government under the leadership of the present Prime Minister, the daughter of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina, she practically established a respectable relationship between India and Bangladesh again, and paid tribute to the Indian contribution to our liberation war. So that is one political decision. Which has been lost for 21 years, because Bangladesh is a country of respectful neighborhood. So that is one. And second political decision was that this government tried the liberation war criminal who practically supported the Pakistani army in 1971. So that was a huge job, because they have financial stability, they have foreign connections, and Pakistan directly practically supported that collaborators. And this present government under the leadership of Sheikh Hasina finally successfully tried some of them, and some of them are still going abroad in different countries, including Pakistan. And on the other hand, the development side, in Bangladesh, the name of Bangladesh is considered as one of the developed country in the global scenario. Our Prime Minister is the symbol of the leader, the SDGs, MDs, as well as our present government is following our other operations for foreign policy, that friends to all, malice to none, and that's why we try to find out our friends. We rebuild our relationship with India and other friends, India and Russia especially, those who practically unconditionally supported us 50 years back in our liberation war. So this is the time not only celebration our victory, not only celebration our independence, but also the celebration of our friendship with India and Russia especially, and with all other friends who supported our liberation war 50 years back. Just try to go vegetarian. Yeah, Mr. Hassan, see, I was going through the photographs of the, in the Google about the liberation struggle. One of the things which surprised me was that people wearing lungi were with guns. That's Mukti Bahini fighting, on one side, along with the Indian army. So how do Bangladesh as a nation has paid tribute to the Mukti Bahini people? Is there any, like in India, the freedom fighters were given Tamra Patra, they were given a lot of honors. So I know that 21 years is bad for everybody, including them. So how did you people accommodate or honor these people or remember them at this juncture? Can you hear me? I think it's put it on hold. Your question to Mr. Hassan, Mr. Cherian? Yeah. Hello? Yeah. Can you hear me? My question was about how the nation, Bangladesh, is remembering the Mukti Bahini people. How are they being honored or accommodated in these celebrations? Because I was really surprised to see the photographs of wearing people, with guns and fighting, a brutal regime. Well, Bangladesh, now the total Bangladesh is giving the highest honor to our Mukti Bahini, those who fought for the Bangladesh 50 years back, and as well as the respect
to Indian soldiers who give their life to our country. And we have two visible programs. One is that Bangladesh, few years back, Bangladesh honored all the foreign friends who supported us during the liberation war. That include the civil and military personnel from the India and other countries around the globe, I can say. So there are several people from the UK, United States, and other parts of the globe. That is one. And the second thing is to respect and to rehabilitate the Mukti Bahinis. Bangladesh government have special programs, financial programs, as well as put them in the highest honor in the national level. And I should pay my tribute to the Indian government too. They also pay their highest tribute to our Mukti Bahini. And Bangladesh, India celebrates 6th December as the Mukti Divas. I mean the Friendship Day, the day in 1971 when Indian government recognized the independent Bangladesh. So this year, this Mukti Divas, I mean the Friendship Day celebrated around the globe, and Indian government extended their support to the Mukti Bahinis of Bangladesh. Indian government allowed them for the treatment and other purpose to visit the India. So I think it's a joint venture, as in 1971 Bangladesh and Indian Army joined, Bangladesh Mukti Bahini and the Indian Army jointly fought against the Pakistani Army, and last 50 years and recently, I can say last 1 decade or 2 decades, again come visible to our young generation. So I think it's a great occasion. The young generation can remember the history, how the Bangladesh was born, how our big neighbor, the world's oldest, one of the oldest democracy, India supported us. So I think it's a. I want to add one thing. The soldiers of both the country had shed blood for the independence of Bangladesh. The blood of soldiers of both the countries mixed in Bangladesh, and this blood strengthened our mutual relation between two countries. Right. Exactly, you are saying. You are exactly saying the exact scenario that the blood of the Mukti Bahini and blood of the Indian soldiers have the same color, and that's spread over the Bangladeshi soil. So you cannot practically separate it. So Bangladesh is a grateful nation, and Bangladesh gratefully practically recognize the contribution of the India in different sectors, especially Srimati Indira Gandhi, who practically go around the globe, not only for liberation of the Bangladesh. After the liberation of Bangladesh, the last days of the Mukti Juddha, Mrs. Gandhi traveled to the country, and after the independence, she is the one first global leader who practically make a global campaign to bring back our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur from Pakistan. रामशरण जोशी जी से जानना चाहिए कि जब वहाँ ये सब कुछ हो रहा था ढाका में, 16th of December 1971 को, तो पाकिस्तान से क्या रिएक्शन थे उन दिनों? ये एक बड़ी घटना थी और एक सल्तनत का खोना था, और फिर इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी। और मैं याद करता हूं कि शायद वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहा था बांग्लादेश के उदय के बाद। तो थोड़ा संक्षेप में जोशी जी बता सकें तो शायद। देखिए, हमारे दोस्त एहसान ने बहुत ही अच्छे ढंग से उस समय की चीजों को सामने रखा, और सच्चाई तो बात ये है, क्योंकि आप इंडिया से एकमात्र सीनियर जर्नलिस्ट जो वहाँ अवेलेबल थे, एकमात्र हिंदी जर्नलिस्ट, और आज के तारीख में कह सकते हैं कि एकमात्र जीवित जर्नलिस्ट जिन्होंने बांग्लादेश के उदय की कहानियां लिखी, उदय के चश्मदीद बना, वो आप थे। तो आप बेहतर बता सकते हैं प्लीज। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। अभी मिस्टर एहसान ने थोड़ा अच्छा एक सीनरियो, एक बैकग्राउंड सामने रखा। देखिए, सच बात तो यह है कि वो सोल्जर नहीं, वो मुक्ति वाहिनी के वो वॉरियर्स थे। मैं उनको योद्धा कहता हूँ, मैं उनको सैनिक नहीं, वॉरियर
of the liberation war. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे पहली शुरुआत तो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी से संघर्ष की शुरुआत हुई। भारत बाद में जुड़ा, लेकिन इसका हमको क्रेडिट और ट्रिब्यूट जो है बेसिकली मुक्ति वाहिनी के वॉरियर्स को देना चाहिए कि उन्होंने, और उस अगर जब वो जो वॉरियर्स थे वो ऐसे थे कि बिल्कुल यंग, आप सोच नहीं सकते, लुंगी में लड़ रहे हैं, उनको हथियार चलाने नहीं आता था, लेकिन वो अपने कंधे पर बंदूक लटकाए जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, सत्तू लेकर के, धान छोटा, माने आप सोच नहीं सकते जो जिस ढंग से वो लोग लड़े हैं। वो रेगुलर जो सोल्जर होता है वो एक अलग होता है, और जो वॉलंटरी वॉरियर होता है उसकी लड़ाई अलग होती है। यहाँ उनको मैं गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि वो बेसिकली एक छापामार ढंग से, एक गुरिल्ला ढंग से लड़ते। आपको जानना चाह रहे थे जी, प्लीज। मैं वही आ रहा हूँ कि पाकिस्तान का देखिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान भी कई बार गया हूँ, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा टाइम मैंने देखा है। पाकिस्तान की बड़ी जितनी भी बड़ी प्रमुख घटनाएं हैं उनको जिया से लेकर के और बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ तक मैंने कवर किया है, इसलिए मैं वहां की, देखिए सबसे बड़ी बात है इसको समझना चाहिए कि ठीक है, भारत का जो योगदान रहा, उनका जो रोल रहा, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो हमारे बंग बंधु की लीडरशिप में जो जिस ढंग से वो एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन, उसके खिलाफ उन्होंने जो तैयारी की, ये एक दिन में नहीं हुई, ये लंबा सिलसिला, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को, तब की ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। जोशी, बहुत कम समय बचा है, चिरियन को बोलना चाहते हैं। एक चीज, उसको एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। जब आप किसी देश को, अपने भाई को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करेंगे तो जाहिर है उसके खिलाफ आवाज उठेगी, और बांग्लादेशियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और एक आजाद देश बना, इसमें कोई मिस्टर चेरियन, Mr. Hassan, both Bangladesh and Pakistan were created from India on an issue which we still in India still debate. But then you had the same religion, the same government for 25 years, but they decided to come out of it. And a lot of us believe in history, it is not the religion, but it's the culture and the language which is more unifying. And yesterday we were discussing that Bangladesh creation is a proof of that. And how is it, you people looking back 50 years, does this theory hold any value, any water there in Bangladesh? But I would like to also compliment your comment after. Yeah. Yes. Please. Thank you very much. Thank you very much for digging up the historical truth. It's true that Bangladesh, or then Pakistan, was created in the name of religion. The whole India was divided in the name of the religion. But soon after the India's division, the Pakistan was created, we found two problems. One problem is that Pakistan is a abnormal state, because it is one part of West Pakistan and another part is Pakistan, 11,000 miles. Yeah. I think these. Yeah, जोशी जी कुछ बोल रहे थे। जोशी जी कुछ बता रहे थे। No, मैं ये कह रहा था। Please come back. Let me complete. Mr. Hassan, come back. Yes. Please. What I try to mention that just after the independence, so-called independence of Pakistan and India, after the August in 1947, the eastern part of Pakistani, the Bangladesh, that is the East Bengal practically, and our forefather under the leadership of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, especially the young group practically
understand that the creation of Pakistan is the existence of Pakistan is a very abnormal state, because the West Pakistan and East Pakistan as a two different entity, and between two Pakistan, 11,000 miles have been practically a distance. So the two Pakistan have differences in the language, in the culture, in other everything. So the population of East Pakistan thinks that it is improper to be the part of That's right. West Pakistan. We have And you know the first conflict was Pakistan's father of nation, Muhammad Ali Jinnah, was there when he came to Dhaka and said that Urdu and Urdu will be the state language of Pakistan. And eastern part of Pakistan, I mean the Bengali, they said there's no and no, because Bengali is a language. So that is one. Second thing is that after that 25 years under the West Pakistan oppression, we see that though the Pakistan was immersed in the name of religion, Islam, but unfortunately the western part of Pakistan oppressed on eastern part of Pakistan in the name of Islam. There was no democracy. There is no what is called the justice society. Any welfare for the common people. They practically took all the money from eastern part of Pakistan to the western part. They built the Pakistan as the western part, and we see that 1965 war between India and Pakistan. We see that the Pakistan practically give the full importance to the western border, not the eastern part. As the eastern part, if the India take the eastern part, that is not there, the headache. Then the eastern part of Pakistan, I mean the Bangladesh people understand that we need to have our own identity with our own language, own culture, and even our own religion, which is not practically dominating factor of the society, because they use the religion to oppress the people. And in 1971, you will see the Islamist Pakistani army, what they did in this part of Pakistan, the brutal killing, the rape, the